नमस्कार दोस्तों, बोधलोक में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल कक्षा 9 के एक महत्वपूर्ण अध्याय अपवाह यानी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। यह चैप्टर एसएससी, रेलवे, सीडीएस, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर हम सोचें कि भारत की कुछ नदियां जमीन की सामान्य ढलान को ही चुनौती दे देती हैं, उल्टी दिशा में बहती हैं। बिल्कुल, और गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी। तो आज के इस विस्तृत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। हाँ, क्योंकि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ना हम नदियों की लंबाई या उनके उद्गम स्थलों की बस एक लंबी सूची बना लेते हैं, जो कि याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज का हमारा लक्ष्य इस पूरे तंत्र को एक कहानी की तरह समझना है। नदियां अपना रास्ता कैसे बनाती हैं और भूगोलीय आकृतियां उन्हें कैसे मोड़ती हैं। तो इस कहानी की शुरुआत ना पानी से नहीं होती, बल्कि उस जमीन से होती है जिस पर वो पानी बहता है। हाँ, क्योंकि पानी कभी भी अपनी मर्जी से अपना रास्ता नहीं चुनता है ना। एकदम सही। पहाड़, घाटियां या जमीन की ढलान ही नदियों की यात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो किसी विशेष नदी पर जाने से पहले एक बुनियादी शब्द को समझते हैं जो परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है, अपवाह या ड्रेनेज। सरल भाषा में कहें तो अपवाह किसी एक क्षेत्र के पूरे नदी तंत्र की व्याख्या करता है। हाँ, ये सिर्फ एक मुख्य नदी नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़ने वाली हर छोटी बड़ी धारा का एक पूरा जाल होता है। और जब ये जाल एक बड़ा रूप ले लेता है तो उसे अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। बिल्कुल, जैसे बहुत सारी सहायक नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर एक मुख्य नदी में मिलती हैं और फिर वो मुख्य नदी सारा पानी ले जाकर किसी समुद्र या बड़ी झील में गिरा देती है। तो उस पूरे इलाके को एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है। जैसे अमेज़न नदी की द्रोणी दुनिया में सबसे बड़ी है, जो अकल्पनीय मात्रा में पानी समेटती है। जब तेज बारिश होती है तो छत का सबसे ऊंचा बीच का हिस्सा पानी को दो अलग अलग दिशाओं में बांट देता है। मतलब एक तरफ गिरा हुआ पानी कभी उस ऊंचाई को पार करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और जमीन पर पहाड़ या ऊंची भूमि ठीक यही जल विभाजक का काम करते हैं। तो इसी जल विभाजक के सिद्धांत को अगर भारत के नक्शे पर रखें तो हमारी नदियां मुख्य रूप से दो बड़े परिवारों में बढ़ जाती हैं। हाँ, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। इन दोनों का स्वभाव और जन्म एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। सबसे पहले हिमालय की नदियों को देखते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बारहमासी होती हैं। मतलब इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ मॉनसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। गर्मियों में जब बारिश नहीं होती तो ऊंचे पहाड़ों के ग्लेशियर पिघलने से इन्हें लगातार पानी मिलता रहता है। और रास्ते में ये लंबी दूरी तय करती हैं और पर्वतों की कठोर चट्टानों को काटकर गहरे गॉर्ज या खड्ड भी बनाती हैं। हाँ, और मैदानी इलाकों में आते ही इनकी गति धीमी हो जाती है। वहां ये विसर्प मतलब सांप की तरह बल खाती हुई आकृतियां और घोखुर झीलें बनाती हैं। और अंत में समुद्र से मिलने से पहले विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो उनका स्वभाव एकदम अलग है ना। हाँ, बिल्कुल। वो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण भारत के पठारी इलाकों में बहती हैं और पूरी तरह से मौसमी होती हैं। मतलब उनका जीवन पूरी तरह मानसून की बारिश पर टिका है। हाँ, और हिमालय की नदियों की तुलना में इनकी लंबाई भी काफी कम होती है और गहराई भी उथली होती है। ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ी भूगर्भीय उलझन आती है दिमाग में। कैसी उलझन? देखिए, भूगोल में ये तो स्पष्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी लाखों करोड़ों साल पुराना है। हाँ, ये तो एक स्थापित तथ्य है। तो अगर प्रायद्वीपीय नदियां उम्र में हिमालय की नदियों से इतनी पुरानी हैं, तो वे इतनी छोटी और उथली क्यों हैं? करोड़ों सालों से बहने के कारण तो उन्हें जमीन काटकर बहुत गहरी घाटियां बना लेनी चाहिए थी। ये उलझन पूरी तरह जायज है और इसका उत्तर ना प्रायद्वीप की चट्टानों की बनावट में छिपा है। अच्छा। दरअसल ये पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, मतलब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो कि बहुत ज्यादा कठोर होती हैं। एग्जैक्टली। ये चट्टानें बेतहाशा कठोर होती हैं। हिमालय की चट्टानें काफी नई और मुलायम हैं, इसलिए प्रायद्वीपीय नदियों के लिए इन कठोर चट्टानों का अपरदन करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा कारण शायद इनका मौसमी होना भी है। हाँ, गर्मियों में इनका जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है, तो इनमें वो निरंतर और विनाशकारी ताकत नहीं होती जो साल भर लबालब भरी हिमालयी नदियों में होती है। ये तालमेल वाकई दिलचस्प है। परीक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा विश्लेषणात्मक तथ्य है। तो अब इन दो बड़े परिवारों को समझने के बाद
उत्तर भारत को जीवन देने वाली 3 विशाल नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। शुरुआत सिंधु नदी तंत्र से करते हैं। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है, जहां ये पहाड़ों को चीरते हुए एक बेहद खूबसूरत और गहरा गॉर्ज बनाती है। हाँ, और इसी दुर्गम क्षेत्र में जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा जैसी सहायक नदियां इससे मिलती हैं। आगे जाकर पाकिस्तान के मिठनकोट के पास पंजाब की 5 प्रसिद्ध नदियां इसमें समा जाती हैं। जिन्हें पंचनद कहा जाता है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। बिल्कुल, और अंततः ये 2900 किलोमीटर लंबी विशाल जल राशि अरब सागर में जाकर गिरती है। अब सिंधु की बात हो और सिंधु जल समझौते का जिक्र न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, जो कि 1960 में हुआ था। हाँ, इस समझौते के तहत भारत इस तंत्र का केवल 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है और उसी के बल पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों में बड़े पैमाने पर सिंचाई होती है। अब अगर उस नदी की बात करें जो भारत के सबसे बड़े भूभाग को सींचती है और हमारी संस्कृति का केंद्र रही है, तो वो है गंगा। गंगा की यात्रा गंगोत्री हिमानी से शुरू होती है, जहां इसे भागीरथी कहते हैं। पर इसका असली स्वरूप देवप्रयाग में बनता है, जब भागीरथी और अलकनंदा का एक बहुत महत्वपूर्ण संगम होता है। इसी संगम के बाद इसे गंगा नाम मिलता है। और हरिद्वार वो स्थान है जहां गंगा पहली बार मैदानों में आती है। फिर इसमें मैदानी सफर में यमुना जैसी बड़ी नदियां मिलती हैं। हाँ, यमुना दाईं ओर से यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है और इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, वहां गंगा से मिल जाती है। और बाईं ओर से घाघरा, गंडक और कोसी आती हैं। कोसी और गंडक तो नेपाल हिमालय से आती हैं और हर साल उत्तरी भारत में भयंकर बाढ़ लाती हैं। बिल्कुल, जानमाल का नुकसान तो होता है, लेकिन यही बाढ़ अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ गाद और मिट्टी भी लाती है, जो खेतों को बेहद उपजाऊ बना देती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार से भी चंबल, बेतवा और सोन नदियां आती हैं। और फिर पश्चिम बंगाल के फरक्का में गंगा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है ना? हाँ, फरक्का को डेल्टा का उत्तरी बिंदु माना जाता है। यहाँ से एक शाखा भागीरथी हुगली दक्षिण की ओर जाती है और मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां उत्तर पूर्व से आ रही ब्रह्मपुत्र उससे आकर मिलती है और इस संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यही नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो अपने सुंदरी पेड़ों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। 2500 किलोमीटर से लंबी ये यात्रा वाकई अद्भुत है। लेकिन यहाँ एक और शानदार कॉन्सेप्ट है जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, अंबाला जल विभाजक। हाँ, अंबाला शहर सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच एक अदृश्य दीवार का काम करता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अंबाला से लेकर सुंदरवन तक के 1800 किलोमीटर लंबे मैदान में ढलान मात्र 300 मीटर गिरता है। मतलब अगर गणित के हिसाब से देखें तो हर 6 किलोमीटर पर सिर्फ 1 मीटर की गिरावट, जो कि न के बराबर है। इसे समझने के लिए हम कल्पना कर सकते हैं कि ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति ट्रेडमिल पर चल रहा हो और उसका इंक्लाइन लगभग 0 पर सेट हो। बिल्कुल सही उपमा है। इसी बहुत धीमी गति के कारण गंगा मैदानी इलाकों में तीर की तरह सीधी बहने के बजाय सांप की तरह बल खाती हुई चलती है, जिसे हम विसर्प या मियांडर्स कहते हैं। अब हिमालयी नदियों में तीसरी और सबसे उग्र नदी पर आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये भी मानसरोवर के पास से ही निकलती है। हाँ, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। चूंकि वो बहुत ठंडा और शुष्क क्षेत्र है, इसलिए वहां पानी और गाद काफी कम होता है। लेकिन भारत में आते ही इसका असली रौद्र रूप दिखता है। ये नमचा बरवा शिखर के पास अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा तीखा टर्न लेकर अरुणाचल में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। और असम की घाटी में दिबांग और लोहित के मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्र बनती है। भारत का ये हिस्सा भारी वर्षा वाला है, तो इसमें बहुत सारा पानी और गाद आ जाता है, जिसके कारण ढलान कम होने से ये गुम्फित या ब्रेडेड नदी के रूप में बहती है और माजुली जैसे दुनिया के सबसे बड़े आबाद नदी द्वीप का निर्माण करती है। और हर साल बरसात में इतनी गाद के कारण भयंकर बाढ़ लाती है और अपना रास्ता बदलती रहती है। अब इन विशाल मैदानी इलाकों से निकलकर दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ प्रायद्वीपी नदियां एक अलग ही भूगोल दिखाती हैं, जहाँ पश्चिमी घाट पानी का मुख्य विभाजन करते हैं। हाँ, प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से 2 दिशाओं में बहती हैं। ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर
पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और पूरे प्रायद्वीप में 2 सबसे बड़ी नदियां ऐसी हैं जो पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं, नर्मदा और तापी। और अपने इस उल्टी यात्रा के अंत में ये डेल्टा नहीं बल्कि ज्वारनद मुख या एस्चुरी बनाती हैं, जहां नदी एक गहरी धारा के रूप में सीधे समुद्र में मिल जाती है। पर यहाँ वो सबसे बड़ा सवाल वापस आता है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान तो पूर्व की तरफ है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो फिर नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर कैसे बह रही हैं? क्या ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ रही हैं? ये सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत पसंदीदा है। इसका वैज्ञानिक उत्तर है भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। अच्छा, तो ये सामान्य ढलान पर नहीं बहती? एकदम सही। करोड़ों साल पहले भूगर्भीय हलचलों या टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से जमीन की सतह फट गई थी और गहरी दरारें बन गई थीं। और क्योंकि पानी हमेशा सबसे निचले और आसान रास्ते को चुनता है, तो वह ऊपरी ढलान को छोड़कर उस गहरी दरार के रास्ते को अपना लेता है जो पश्चिम की ओर जाती है। बिल्कुल। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और इसी भ्रंश घाटी में बहते हुए संगमरमर की चट्टानों में गहरा गॉर्ज और धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसके संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और तापी भी बैतूल जिले से निकलकर एक दूसरी भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर ही बहती है। अब अगर पूर्व की ओर बहने वाली डेल्टा बनाने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो सबसे प्रमुख नाम है गोदावरी, जो कि लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और अपने इतने बड़े आकार और लंबी यात्रा के कारण ही इसे सम्मान से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, है ना? जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। हाँ, इन सब के मिलने से गोदावरी का बेसिन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा महानदी है जो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। और कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर के पास से निकलती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी जैसी इसकी सहायक नदियां अक्सर मैचिंग वाले सवालों में पूछी जाती हैं। और दक्षिण भारत की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण नदी कावेरी है, जो ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम बनाती है, जिससे पैदा होने वाली पनबिजली से मैसूर और बेंगलुरु को बिजली मिलती है। तो लगातार बहती इन नदियों से अलग पानी का एक और बहुत महत्वपूर्ण रूप है जो एक जगह स्थिर होता है, यानी झीलें। हाँ, जब पानी बहने के बजाय भूमि के बड़े गर्त या गड्ढों में जमा हो जाता है तो झीलों का निर्माण होता है। बड़े आकार की झीलों को तो सागर भी कह देते हैं, जैसे कैस्पियन सागर। नदियां अगर शरीर की धमनियों की तरह हैं, तो झीलें प्रकृति के शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। भारत में झीलों की विविधता भी कमाल की है। कुछ स्थायी हैं तो कुछ केवल मौसमी। जैसे राजस्थान की सांभर झील, जो एक मौसमी खारे पानी की झील है। गर्मियों में पानी सूखने पर इससे नमक बनाया जाता है। और मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं, जो ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की वुलर झील की कहानी बिल्कुल अलग है। ये ग्लेशियर से नहीं बल्कि टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी भूगर्भीय क्रियाओं से जमीन के धंसने के कारण बनी है। और यही कारण है कि यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। वुलर के अलावा डल, भीमताल, नैनीताल, लोकताक कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। और तटीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे बालू के टीलों से पानी रुकने के कारण लेगून झीलें बनती हैं, जैसे चिल्का, पुलिकट और कोलेरू। और इंसानों ने भी नदियों पर बड़े बांध बनाकर विशाल झीलों का निर्माण किया है, जैसे भाखड़ा नांगल पर गुरु गोविंद सागर। झीलों को न सिर्फ पर्यटन के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, इनके पारिस्थितिक फायदे बहुत अधिक हैं। भारी बारिश में ये अचानक आने वाली बाढ़ को रोकती हैं और सूखे में पानी देती हैं। जलवायु को सामान्य रखने और जलीय जीवन को आश्रय देने में भी इनकी बड़ी भूमिका है। और पानी को सुरक्षित रखने की यही बात सीधे तौर पर नदियों पर भी लागू होती है। बिल्कुल। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई, नौसंचालन और जल विद्युत के लिए नदियों का महत्व शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन विडंबना देखिए कि जो नदियां हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, आज वे अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही हैं। प्रदूषण और पानी का अत्यधिक दोहन।
बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और खेती के लिए नदियों से लगातार बहुत अधिक मात्रा में पानी निकाला जा रहा है, जिससे उनका आयतन घटता जा रहा है। और दूसरी तरफ बिना ट्रीट किया हुआ औद्योगिक कचरा और सीवर उसी कम होते पानी में सीधा डाल दिया जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य आता है कि नदियों में ना स्वच्छीकरण यानी खुद को साफ करने की एक प्राकृतिक क्षमता होती है। हाँ, बताया जाता है कि अगर पानी पर्याप्त हो तो गंगा नदी 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र की गंदगी को खुद ही पतला या डाइल्यूट करके साफ कर सकती है। तो यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि यदि नदियों में खुद को साफ करने की ये प्राकृतिक क्षमता मौजूद है, तो आज वे इतनी प्रदूषित क्यों दिखाई देती हैं? इसका जवाब उस प्राकृतिक क्षमता की एक बहुत बड़ी शर्त में छुपा है। स्वतः सफाई तभी काम करती है जब पानी बहुत अधिक हो और कचरा बहुत कम। अच्छा। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अगर एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल में आप 1 चम्मच मिट्टी डाल दें, तो वो पूल उसे आसानी से घोलकर साफ कर देगा और पानी पारदर्शी रहेगा। लेकिन आज हमने नदियों से इतना पानी निकाल लिया है कि वो विशाल स्विमिंग पूल अब एक छोटी बाल्टी के बराबर रह गया है। ओहो, और उस छोटी बाल्टी में हम 1 चम्मच के बजाय ट्रक को भरकर कचरा और रसायन डाल रहे हैं। एकदम सही। ऐसे में पानी उस कचरे को पतला कर ही नहीं पाता और नदी की खुद को साफ करने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। और इसी संकट से निपटने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। बाद में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना या NRCP के रूप में 1995 में अन्य नदियों तक भी बढ़ा दिया गया। और हाल के वर्षों में नमामि गंगे जैसी व्यापक परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो आज के इस विस्तृत अध्ययन में हमने देखा कि कैसे हिमालय से लेकर दक्षिण के पठारों तक का भूगोल भारत के अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। बिल्कुल। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जल विभाजक, भ्रंश घाटियों का विज्ञान, डेल्टा बनाम ज्वार नद मुख और नदियों के उद्गम स्थलों के कंसेप्ट अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस विस्तृत अध्ययन से जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज की चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़ के जा रहे हैं जो हमारे भविष्य के भूगोल से गहराई से जुड़ा है। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगर हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघलकर खत्म हो गए और मानसून का चक्र पूरी तरह निश्चित हो गया, तो भारत का ये विशाल नदी तंत्र कैसे काम करेगा? क्या हमेशा बहने वाली 12 नदियां भी प्रायद्वीपीय नदियों की तरह मौसमी बनकर सूखने लगेंगी? और अगर ऐसा हुआ तो हमारे कृषि प्रधान समाज और नदियों के किनारे बसे शहरों के नक्शे किस तरह हमेशा के लिए बदल जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल का भूगोल तय करेगा। इस पे जरूर विचार कीजिएगा। नमस्कार।